नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 10वां टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है कार्बन क्रेडिट, तो इंग्लिश में भी कार्बन क्रेडिट ही बोलते हैं। ये छोटा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत से लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। यदि आपको बेसिक बात समझ में आ जाएगी कि है क्या ये, तो आप इसका क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है पहला पॉइंट, UNFCCC, ये वही है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इससे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसने वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाया। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था? 1997 में, जिसमें यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल साइन करने वाले देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल मेनली ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर आधारित है। तो जो कार्बन क्रेडिट है ना, इसका जो विचार है वो क्योटो प्रोटोकॉल जिस कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था 1997 में, उसी में ये अवधारणा आई थी पहली बार सामने। तो अगला पॉइंट लिखा, ये नियम किसी देश या इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर किसी दूसरी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की सीमा को तय करते हैं। यह सीमा कार्बन क्रेडिट से तय होती है। ये पॉइंट आप समझ गए तो लगभग इस टॉपिक का मेन पॉइंट है वो आप समझ जाएंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि जो कार्बन क्रेडिट है ना, वो ये निर्धारित करता है कि कोई देश या इंडस्ट्री कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकती है। अब इसको हम लोग कार्बन क्रेडिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गैस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही है इस समय वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ज़्यादातर जितने फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं उनसे निकलती है, उनको जलाने से। तो इसीलिए हमने कार्बन क्रेडिट इस अवधारणा का नाम दिया है। फिर से एक बार बताता हूँ कि कार्बन क्रेडिट है ना, ये एक वैल्यू है जो ये बताती है कि कोई देश या इंडस्ट्री कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसको मापते किस तरह से हैं। तो एक कार्बन क्रेडिट को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर रखा जाता है। तो जो 1 यूनिट कार्बन क्रेडिट है, मतलब आपके पास यदि 1 कार्बन क्रेडिट है, तो ये देश हो सकता है, कंपनी हो सकती है, तो ये 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का आपको छूट देती है। इससे ज़्यादा आप उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या इसके समतुल्य कोई दूसरी गैसेस हो सकती हैं। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, CO2e लिखा है ना, इसका मतलब है इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी गैस। शर्त यह अभी रखी गई कि कोई भी देश उतनी मात्रा में ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर सकता है जितने उसके पास कार्बन क्रेडिट होंगे। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि जितने किसी देश के पास कार्बन क्रेडिट होते हैं उतना ही वो देश ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकता है। ये अवधारणा मेनली एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनाई गई। क्योंकि कोई तो मतलब ऐसा पैमाना होना चाहिए कि जो दुनिया में अलग अलग देश हैं वो कम करें जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है। तो उसके लिए ये बनाया गया कि एक कार्बन क्रेडिट सिस्टम लाया जाए जो निर्धारित करेगा कि कौन सा देश कितनी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर सकता है। और इसका जो सिस्टम है वो किस तरह बनाया गया है वो हम लोग आगे देखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखा है, कार्बन बाजार के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए एक प्रमाण पत्र, जिसे प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, मतलब इंग्लिश में सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन और शॉर्ट में CER बोलते हैं, या कार्बन क्रेडिट इसी को बोल देते हैं, कहा जाता है, का क्रय विक्रय करती हैं। तो एक कार्बन मार्केट भी है। जो कार्बन क्रेडिट है ना, ये एक वैल्यू है। तो
इसका आप आदान प्रदान भी बाज़ार में कर सकते हैं, उसको कार्बन बाज़ार कहते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग देश और कंपनियां यदि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करती हैं तो उनको एक प्रमाणित उत्सर्जन कटौती सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन या कार्बन क्रेडिट उनको मिलेगा और इसका ये क्रय विक्रय कर सकती हैं कहाँ, कार्बन बाज़ार में। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। तो ये जो कार्बन क्रेडिट है ना, इसकी वैल्यू ऐसे होगी कि आपके पास 1, 2, 10, 1000 कितने कार्बन क्रेडिट हैं, तो इसकी कार्बन क्रेडिट की वैल्यू है ना चेंज होती रहती है। तो आप जिस समय उसका एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी करंट वैल्यू के आधार पर आपका मतलब क्रय विक्रय होगा। तो कार्बन क्रेडिट में ना आपको पैसे के बराबर मतलब कुछ डॉलर वैल्यू भी निर्धारित होती है कि यदि आप इतने कार्बन क्रेडिट आपने कमाए तो इतने डॉलर आपको पैसे मिलेंगे, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। अगला पॉइंट लिखा है विश्व बैंक, जापान, GHC रिएक्शन फंड भारत के प्रमुख कार्बन खरीदार हैं। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि भारत के प्रमुख कार्बन खरीदार कौन है, कि मतलब भारत से कौन कार्बन क्रेडिट जो है ना भारत के पास, ये कंपनियों के पास हैं, उनको कौन खरीदता है। तो विश्व वर्ल्ड बैंक, जापान या ये कंपनी का नाम है GHC रिएक्शन फंड। अगला पॉइंट है, जितने मैंने सब पॉइंट लिखे हैं इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। अगला पॉइंट लिखा है हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य है। मतलब हिमाचल प्रदेश ने कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया, मतलब इसने अपने जो कार्बन मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कम करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। अगला पॉइंट है इंदौर देश का पहला शहर है जिसने कार्बन क्रेडिट बेचकर धन प्राप्त किया। तो मैंने बताया कि कार्बन क्रेडिट को आप बेचोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे। तो इंदौर ने 1.7 लाख कार्बन क्रेडिट बेचे और 50 लाख रुपए उसको प्राप्त हुए। तो इसके लिए ना वही CER है ना, उसके थ्रू आपको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। अगला पॉइंट है वाराणसी उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 7वां शहर होगा जो कार्बन क्रेडिट बेचकर कमाई करेगा। तो ये पिछले मतलब ये समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर के आसपास की न्यूज़ है कि वाराणसी है ना, अब ये भी दूसरे देशों की तरह या दूसरे स्टेट जो हैं उत्तर प्रदेश के उनकी तरह कार्बन क्रेडिट बेचेगा और कुछ उसको कमाई होगी इससे। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला शहर होगा, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 7वां। अगला पॉइंट है अमेरिका, कनाडा या अन्य विकसित देश कार्बन क्रेडिट के हकदार तभी होते हैं जब उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा स्वच्छ विकास तंत्र किसी विकासशील देश को ऐसी तकनीक उपलब्ध कराते हैं जो वहाँ सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो। अब यहाँ पे बात डेवलप्ड कंट्रीज़ की जा रही है, जैसे USA, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, तो उनको कार्बन क्रेडिट कैसे मिलता है कि वो तो कंट्रीज़ डेवलप्ड हो गए हैं, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो दूसरे कंट्री को वो प्रदान करें जिससे कि दूसरे कंट्री में कार्बन एमिशन है ना, मतलब कार्बन या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उनका एमिशन कम हो, तो ये देश भी कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जो विकासशील देश है ना उनको इसमें कई सारी छूट दी गई हैं, क्योंकि विकसित देशों से वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे इंडिया है ना, यदि अभी चाहे कि नहीं हम अपने कार्बन एमिशन बिल्कुल कम कर दें तो यहाँ का डेवलपमेंट रुक जाएगा, लेकिन जो विकसित देश है ना वो तो अब नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है। अब ये इसका मतलब आप ना समझ लीजिए कि कोई देश है ना वहाँ पे कार्बन एमिशन इसका मतलब होते ही नहीं। तो नेट जीरो का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अब जितना कार्बन या मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ उतना ही वो दूसरे माध्यमों से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उतना पेड़ पौधे लगाएं या इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी यूज करें। तो नेट जो है ना वो जीरो
प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ना वो अभी है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन है उसको रोका जा सके। अगला पॉइंट है, भारत सरकार ने दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय स्वच्छ प्रणाली प्राधिकरण नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी NCA शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी। ये सब इसी से संबंधित हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित। अगला पॉइंट है, भारत ने वर्ष 2070 तक, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये COP26 में ये लक्ष्य रखा था भारत ने। अभी COP27 हुई थी पिछले साल, इसके पहले जो ग्लासगो में हुई थी COP26, उसमें भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा कार्बन एमिशन भारत का। अगला पॉइंट है, कार्बन उत्सर्जन के मामले में शीर्ष 3 देश, तो मैंने ये भी रख दिए हैं कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले 3 देश कौन है, तो सबसे आगे चीन, फिर USA, फिर इंडिया। अगला है पॉइंट, सरकारी विकास तंत्रों में किसी विकसित देश के साथ किसी परियोजना का संयुक्त क्रियान्वयन उत्सर्जन व्यापार मतलब इमिशन ट्रेडिंग तथा स्वच्छ विकास तंत्र CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। इसके बारे में मैंने ऊपर बताया था कि यदि विकसित देश किसी दूसरे देशों के साथ कोई संयुक्त उपक्रम करते हैं, मतलब उसी को उत्सर्जन व्यापार या इमिशन ट्रेडिंग बोलते हैं, कि वो अपनी जो कुछ टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश को ट्रांसफ़र करते हैं जिससे एमिशन कम हो सकता है। और दूसरा क्या है, स्वच्छ विकास तंत्र CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। लास्ट पॉइंट है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 केंद्र सरकार को भारत में कार्बन बाजार स्थापित करने और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्धारित करने का अधिकार देता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022। ये क्या करता है कि जो केंद्र सरकार है ना उसको इंडिया में कार्बन बाजार स्थापित करने और जो कार्बन की ट्रेडिंग स्कीम है ना उसको रेगुलेट करने का अधिकार देता है। तो ये हो गया आपका कार्बन क्रेडिट क्या होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 2-3 बार आप इसको पढ़िए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में है क्या। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।